आप लोगों के सामने अभी एक ऐसा मौका है जिस मौके से आप अपना जीवन जो है वो बदल सकते हैं। तो इस निर्णायक परिस्थिति में हमको ऐसे मोटिवेशंस की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे इस मेहनत के ड्राइव को आगे बढ़ाने में हमको एक मानसिक बल दे, एक मेंटल फोर्स दे। और इस मेंटल फोर्स में लगातार मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, लगातार संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है। इसमें फेलियर्स आते हैं और सक्सेस बहुत अंत में जाकर के आता है। तो रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है जो कि तैयारी करने वाले बच्चों को हमेशा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। रश्मिरथी कविता है और उसमें सर्ग है कृष्ण की ललकार, और उसका पहला जो फ्रेज आता है वो कहता है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। अब आगे की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो संघर्ष हो गया। अब जो भाग्य की हम बात करते हैं कि हमको भाग्य कभी सहयोग करता है कभी नहीं करता है, भाग्य की वजह से मैं पीछे हो जाता हूं। तो अगली लाइन में वो कहते हैं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो एटीट्यूड आपको वो रखना पड़ेगा कि सौभाग्य नहीं, कर्म के आधार पे आपको अपनी लड़ाई जीतनी होगी। और हमारे 8-9 साल 10 साल की जर्नी में कई ऐसे छात्र हुए जिन्होंने कर्म के माध्यम से भाग्य और कर्म के बीच में अपनी सफलता को साबित किया है। आज हमारे बीच हमारे एक ऐसे ही छात्र हैं, उनका नाम है दीपांशु ठाकुर। दीपांशु ठाकुर को मैं तालियों के साथ यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। हाँ दीपान, यहाँ आ जाओ। मैडम मोमेंटो, इसको मैं पकड़ लेता हूँ। इसको रख देते हैं बाद में। तो पहले एक छोटा सा परिचय दे देता हूं मैं दीपांशु का, और उसके बाद दीपांशु को हैंडओवर करूंगा ताकि वो आपको बताएं कि वो कौन से तरीके हैं जिनको फॉलो करके उन्होंने सफलता अर्जित की। दीपांशु ने 2019 में इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, जब वो 7th सेमेस्टर में थे। 7th सेमेस्टर, ठीक, टेक्निकल की क्लास पहले की थी। शंकराचार्य कॉलेज में वो पढ़ रहे थे। 2019 वॉज द फाइनल ईयर। 2020 में वो पास आउट होते हैं, और 2020 में जब ये पास आउट होते हैं, पास आउट होने के समय में कोविड आता है। तब तक इनका टेक्निकल कंप्लीट हो चुका था, और सारे बच्चों की तरह लगभग 1 साल के आसपास इनकी पढ़ाई और इंस्टीट्यूट की पढ़ाई ऑफलाइन मोड में उसमें बंद हो गई थी। बट अच्छा पार्ट ये था कि टेक्निकल वॉज कंप्लीटेड। 21 में जब इंस्टीट्यूट शुरू हुआ तो इनके द्वारा फिर नॉन टेक्निकल को ज्वाइन किया गया, और 21 से 22 के बीच में इन्होंने आर्मी से संबंधित कौन सा बीएसएफ का एग्जाम, एसएसबी का इंटरव्यू, ठीक, एसएससी जेई का प्रीलिम्स क्लियर किया। 2022 में डब्ल्यूआरडी आया। डब्ल्यूआरडी पहला चयन था स्टेट में जेई के रूप में, और उसके बाद में 2022 का जो जेई का एग्जाम था उसके कुछ महीने के बाद, मतलब मेरे हिसाब से अप्रैल या मई में जेई का एग्जाम था, और अगस्त में एई का पेपर था। तो एई का पेपर इन्होंने अगस्त में दिया, और अगस्त में एई का पेपर देने के बाद इंटरव्यू का काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। फाइनल सिलेक्शन उसमें जो हुआ किसी वजह से वो डिले होता गया। लास्ट ईयर मार्च में 17 या 18 मार्च 2023, 18 मार्च 2023 को इनका फाइनल रिजल्ट आया, और ही गॉट सेलेक्टेड इन असिस्टेंट इंजीनियर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। तो हाँ, ताली बजाइए। अब मैं इस परिचय के साथ में हिमांशु ठाकुर को हैंडओवर कर रहा हूं। मूलतः धमतरी के रहने वाले हो, धमतरी के पास रहने वाले हैं, ठीक। ये परिचय मैं इसलिए देता हूं कि हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड के साथ में उसकी कुछ चीजें मेरे को याद रहती हैं। तो इसके बारे में वो चीज मेरे को याद था कि धमतरी का है, और ये लगातार ये बच्चा जो है संपर्क में रहा है। ही विल हेल्प यू कि आप कैसे अपनी तैयारी को शेप करें, क्या करें तो सिलेक्शन होगा, क्या करेंगे तो आप पीछे हो सकते हैं। ये सारी बातें हिमांशु अब आपको बताएंगे। आपके जो भी सवाल रहेंगे उन सवालों को आप रखते चले जाना, ठीक है। अभी असिस्टेंट इंजीनियर में सी ऑफिस हसदेव गंगा बेसिन अंबिकापुर में पोस्टेड हूँ। इससे पहले मैं सब इंजीनियर गरियाबंद के सब डिवीजन देवभोग में पोस्टेड था। मैं क्लास 2019 में ज्वाइन किया,
8 जुलाई 2019 को 7 सेमेस्टर में, जब 3 साल मस्ती कर लिया कॉलेज में, उसके बाद थोड़ा लगा कि अब क्लास थोड़ा ज्वाइन किया जाए। तो मेरा दोस्त था एक, वो यहाँ ज्वाइन करता था, कोचिंग ज्वाइन किया था, तो वो बोला कि एक कोचिंग है वहाँ ज्वाइन कर सकता है ऐसा करके। तो 2019 में हम लोग क्लास ज्वाइन किए। क्लास करते करते निकल गया, तैयारी किए, कॉलेज जाते थे। ये सवेरे क्लास आते थे, शाम तक क्लास कॉलेज में। फिर धीरे धीरे निकल गया, लॉकडाउन निकल गया, तैयारी हो गया। फिर हम लोग फिर से ज्वाइन किए नॉन टेक 2021 में। 21 तब तक हम लोग तैयारी करते करते मतलब दिमाग में हो गया था लॉकडाउन में कि क्या करें, कैसे तैयारी करें, थोड़ा सा वो लगता था। आवाज आ रही? नहीं आ रही बराबर आ रही, आप बोलो आराम। नहीं, मैं मैडम को बुलाया केवल। तो स्टेज में बोलने की कुछ आदत तो नहीं है, लेकिन जो आएगा करेंगे, है ना। नहीं आवाज आ रही है, आराम से तुम बोलो। तो सबसे पहले तैयारी करने के टाइम ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना, एकदम फ्री होके पढ़ना है। तैयारी करेंगे तो जैसे हम लोग तैयारी करते थे तो सुबह मेरा उठने का अच्छा आदत है कि सुबह उठ जाता हूँ। तो सुबह जो उठता है ना, उसका सबसे अच्छा आदत है 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है ना। तो 26 घंटे मेरे को आज भी ना ऐसा लगता है मेरे पास 26 घंटा है ना। तो मैं सुबह उठता हूँ, सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ डेली, 5 से 9 पढ़ लिए, है ना। फिर 2 घंटा रेस्ट किए, फिर दोपहर तक पढ़ लिए, फिर शाम थोड़ा सा रेस्ट करके शाम तक पढ़ लिया। उसके बाद शाम को 6-7 बजे तक पढ़ता। रात में बिल्कुल नहीं पढ़ता, मैं जिंदगी में आज तक मैं रात में कभी पढ़ा ही नहीं कभी नहीं पढ़ा। सुबह 6 बजे से शाम तक आपको सफिशियंट 6-7 घंटे मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे तो रात में कभी नहीं पढ़ा मैं। रात में सिर्फ थोड़ा सा मोबाइल चला लिया, क्या थोड़ा पिक्चर देख लिया, ऐसे ही करता। क्या माइंड एकदम फ्रेश रहना चाहिए। मैं हम लोग 3 लोग का ग्रुप था दोस्त, हम लोग 2 लोग तो हो गए सिलेक्ट, एक बच्चा अभी वो हो जाएगा, है ना। वो होगा कहीं बैठा होगा तैयारी कर रहा है। तो हम लोग शाम को जब तैयारी करते थे तो शाम का समय हम लोग सिर्फ गपशप के लिए निकालते थे। दिन भर पढ़ाई करते, शाम को 7 बजे के बाद 2 घंटा हम लोग सिर्फ वहाँ पे जाकर गपशप करते। वहाँ पे मतलब कोई काम का बात नहीं करते, पढ़ाई से रिलेटेड एकदम छोड़ के। हाँ, हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये करेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे तो वो करेंगे, कुछ भी ऐसा बात करते कि माइंड रिलैक्स हो, है ना। तो एकदम रिलैक्स हो करोगे ना तो एकदम मतलब टेंशन फ्री रहोगे, तो कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बहुत रिलैक्स है। नहीं ये लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स हैं। एकदम रिलैक्स नहीं होना, थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। रिलैक्स होने का मतलब आप जितना आपको सफिशिएंट टाइम पढ़ाई में देना चाहिए उतना दे दीजिए। सुबह मतलब ये क्लास के बाद रिलैक्स होने के बाद बोल रहा है, हाँ। क्लास के दौरान नहीं, ये बात ध्यान रखना। क्लास करके रिलैक्स होता था। हाँ, भाई क्लास करने के बाद सफिशिएंट मतलब 7-8 घंटा पढ़ लेते थे, उसमें इफेक्टिव देखोगे तो 5-6 घंटा डेली निकलता था। संडे को छोड़ के क्या है, संडे को कुछ कपड़ा धोना रहता है, बनाते थे, तो उस दिन रिलैक्स करके बाकी 5 दिन एकदम तैयारी अच्छे से करते थे। और बाकी टेक्निकल मैम जब पढ़ाती थी तो मैम हिंदी में कुछ लिखाती है, 5 दूनी 10 होता है ऐसा करके, है ना। मतलब अभी आपको पता है कि 5 दूनी 10 होता है, लेकिन ऐसा कुछ चीज़ रहेगा जो आप बाद में तैयारी करोगे ना तो वो बाद में हेल्पफुल होता है। हिंदी में जो लिखा रहती है ना, मैं जब आया था तो मैं बोलता था कि मैम हिंदी में क्यों लिखाती है ऐसे एकदम थ्योरी टाइप से, तो लेकिन जब तैयारी करते रहो वो चीज़ ना डाउट रहेगा वो क्लियर होता है। तो मैम वो चीज़ बेनिफिट हुआ। मैम के साथ हम लोग मार्च में ज्वाइन किया, मतलब मार्च तक मैं कोचिंग में था पैंडेमिक तक। तो तब तक मैं टेक्निकल को उतना बस क्लास अटेंड करता था, सिर्फ 5 क्लास मैंने मिस किए हैं, वो भी 7 सेमेस्टर के जिसमें एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक मैं कोचिंग आता था, सिर्फ एग्ज़ाम के दिन नहीं आता था क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होता था। ये पॉइंट नोट करो भाई, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी आता था मैं। 1 साल के क्लास में वो टोटल 5 क्लास मिस किए हैं। 5 सेमेस्टर था ना, 7 सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट, वो बस मिस किया। फिर कॉलेज तो निकल गया टेक्निकल। फिर नॉन टेक में जब सर फिर से क्या बोलते हैं जीएस का क्लास हुआ था, हम लोग जब पढ़ते थे तो सर पूरा पढ़ाते थे, छत्तीसगढ़, इंडिया और एफटी रीजनिंग, सॉरी वो साइंस, पूरा बाकी सब पढ़ा। तो सर से हमने पूरे छत्तीसगढ़ पढ़ा। तो छत्तीसगढ़ पढ़ने में सबसे अच्छा जीएस पढ़ने में है कि आपको ना कनेक्टिविटी होगा। आप जहाँ घूमे रहोगे, जो चीज़ देखे रहोगे ना, जीएस मतलब आपको सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं, मतलब डेली लाइफ में भी आपको जीएस बहुत हेल्पफुल करेगा, काम में भी आएगा। मतलब हम लोग जैसे कहीं जाते हैं, सबसे बेस्ट जीएस है मैप। आपका मैप सभी अच्छा रहना चाहिए। मैप आपका अच्छा है ना तो आप जीएस एकदम इजी लगेगा। मतलब मैं मैप बनाता था ना, ऐसे कुछ भी चीज आया तो ऐसे मैप बना लेता, मैप में पॉइंट कर लेता। मतलब मैंने इंडिया छत्तीसगढ़ का लगभग 40 से 50 मैप बनाया है तैयारी के दौरान। मतलब एक बार मैप बन गया ना, आप ऐसे थ्योरी तो देख के याद करोगे ना तो आपको उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन मैपिंग के द्वारा याद करोगे ना
तो चीज़ें एकदम हमेशा एक लिए याद रहेगी। मतलब आप मैप में दिखेगा कि हाँ ये नदी इधर से जाती है, क्या लोग कई लोगों को डायरेक्शन ही नहीं पता रहता, हाँ पश्चिम में जाती है दक्षिण में जाती है, लेकिन आप मैप के द्वारा से याद रख रहे होगे हाँ तो ये इसी डायरेक्शन में जाती है। ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें, मैपिंग सबसे बेस्ट रहना चाहिए आपका। मैपिंग यदि आपका अच्छा है तो आपका जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। टेक्निकल में जैसे सब्जेक्ट पढ़ते थे तो सब्जेक्ट के बाद जैसे खत्म हो गया 3 सब्जेक्ट, तो रिवीजन का क्या तरीका रहता था वो बता दो। तैयारी के दौरान मतलब साइक्लिक रिवीजन बहुत जरूरी है। जैसे एक सब्जेक्ट पढ़े वो कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट एक पढ़ते टाइम पिछले एक बार देख लेना कि कितना भूला हूँ कितना याद है, फिर तीसरा पढ़े, फिर पहला और दूसरा फिर रिवीजन करना है, फिर चौथा पढ़े, फिर पहला दूसरा तीसरा को पढ़ना है, फिर आगे जाते जाना, पीछे पढ़ते ही जाना। मतलब साइक्लिक रिवीजन मतलब इतने बार तैयारी, मतलब नोट्स को बना लो कि छोटा शॉर्ट नोट बना लेना। मतलब शॉर्ट नोट्स का बहुत लोग शॉर्ट नोट्स मतलब ये समझते हैं कि छोटा नोट्स में कुछ कुछ चीजें रहे, लेकिन शॉर्ट नोट्स का मतलब वो नहीं होता। मतलब मैं जब कोचिंग किया था तो 12 सब्जेक्ट की 12 कॉपी थे मेरे पास, लेकिन मैंने इसको 2 कॉपी बनाया। उसमें सिर्फ शॉर्ट नोट मतलब उसमें हर चीज था डिटेल, बस उसमें शॉर्ट में मतलब पेज को हाफ कर दिया अगल बगल में लिख के, मतलब उसमें शॉर्ट नोट के मतलब हर चीज रहे उस शॉर्ट नोट्स में। और क्या है, जब एग्जाम आता है तो आपको माइंड गेम खेलना बहुत जरूरी है। क्या है, तैयारी के दौरान कम चीज दिखता है ना तो आपको फट से होता है कि हाँ ये तो मैं कवर कर लूंगा, अभी कॉन्फिडेंस आता है इसको तो मैं कभी भी कवर कर लूंगा। लेकिन आपको 12 चीज दिखेगा 12 कॉपी तो पहले टेंशन में जाएगा, ये तो कर नहीं पाऊंगा मैं। तो शॉर्ट नोट्स को बनाना बहुत जरूरी है, वो भी डिटेल में। नॉन टेक्निकल लोड है या नॉन टेक्निकल से दिमाग रिलैक्स होता है पढ़ने से, ये बताओ। नॉन टेक्निकल तो मतलब सब लोग टेक्निकल में तो पढ़े ही रहते हैं 4 साल, तो नॉन टेक्निकल दूर भागते हैं। दूर नहीं भागना है, टेक्निकल सबका अच्छा रहता है तो कोचिंग करते रहोगे ना तो टेक्निकल निकल जाएगा। लेकिन नॉन टेक ऐसा है कि आप पढ़ना चालू करोगे तो आपको खुद से रुचि आएगी। मैं जब नॉन टेक ज्वाइन किया तो टेक्निकल में रह चुका था, तो टेक्निकल को मैं रिवाइज करता था, नॉन टेक को इतना पढ़ता था कि फिर नॉन टेक से टेक्निकल पढ़ने का मन नहीं करता था। ये भी प्रॉब्लम होता है नॉन टेक इतना मतलब उसमें घुस जाने होता है। नॉन टेक जब बच्चा इंटरेस्ट लेने लगता है उसका टेक्निकल से ग्रिप लूज होने लगता है, उसको लगता है कि मैं क्यों ना पीएससी का तैयारी करूं, उसको ये भी फितूर आता है। ऐसा लगता है। हम समझाते हैं बच्चों को कि पीएससी का कंपटीशन 1.5 लाख 2 लाख में, यहाँ 15,000 20,000 है, यहाँ सफलता के चांसेस आपके ज्यादा और आसान है अगर आप दोनों चीज को क्या करते हो, बैलेंस करते हो। ठीक है, नॉन टेक में बिल्कुल ध्यान दो। नॉन टेक क्या है, पढ़ाया हुआ दीपांशु एग्जाम हॉल में जैसे हम बोलते हैं कि क्लास को बड़ा ध्यान से सुनना है, कितना हेल्प करता है क्लास की पढ़ाई हुई चीजें एग्जाम हॉल में। क्लास में जैसे जेई का एक कोई क्वेश्चन है, प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर ड्यू टू ऑब्जॉर्ब वाटर, एक मैम मतलब उसको ऐसे पढ़ाते रहती थी। और जेई के एग्जाम में मतलब पहले ही मतलब ऐसे देखा ना तो मैं ऑप्शन खोजने लग गया। मतलब आप लोग तैयारी ऐसे कर लो कि वो धमाल पिक्चर में याद नहीं एक तो बोलता है दुकान क्या नाम रखेंगे थू ऐसा करके, तो वैसे ही आपको आंसर याद रहना चाहिए। तो मतलब क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर दिखना चाहिए, एकदम मतलब खोजो कि कहाँ पे आंसर है ऐसा करके। तो मैम कुछ कुछ ऐसे लिखाती थी ना तो वैसे एकदम रहना चाहिए। सर तो जीएस इतना मतलब पढ़ा देते थे, मतलब दिन में मतलब 3-4 बार तो उसी दिन रिविजन कराते, फिर अगले दिन रिविजन कराते। मतलब पॉलिटी इतना हो गया था कि पॉलिटी पढ़ पढ़ के मतलब पूरा आर्टिकल, शुरू में हम लोग सोचे इतना आर्टिकल कैसे याद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आर्टिकल सब याद हो जाता। 17, 49, 51, 72, 61 क्या क्या है 123। अच्छा, शुरू में क्या है, कोई भी टेक्निकल का बच्चा आता है ना उसको नॉन टेक पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन जब वो पढ़ने लगता है ठीक और जो इंटरेस्ट लेने की कोशिश करता है, दोनों बातें हैं, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है नॉन टेक में, है ना। तो इनको मैं बोलता हूँ कि केवल क्लास में जो पढ़ाया उसके ऊपर फोकस करो, बन जाएगा पेपर। ये सही है कि गलत है, बता। तैयारी आप जितना, मैं तो मतलब यहीं के नोट से ही पढ़ा हूँ, मतलब शॉर्ट नोट्स बना लिया जितना पढ़ा हुआ था। बस क्वेश्चन बैंक जो सर बोलते थे उसको, क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना है। जितना आपका नोट्स है तैयार उसको अच्छे से पढ़ लो, आप बस क्वेश्चन लगाइए, जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और शुरू में लगेगा कि एग्जाम के पहले कि अरे यार मेरा तैयारी ये नहीं हुआ, ये छूट गया है, ये बचा है, लेकिन आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपको सब याद होगा। एग्जाम से 1-2 दिन पहले एकदम पढ़ना कम कर देना, मतलब एग्जाम के टाइम ज्यादा पढ़ना नहीं, एकदम रिलैक्स रहना कि माइंड उस समय ये बचा ऐसा रहोगे ना तो हमेशा दिक्कत आएगा। तो मैं एग्जाम के पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ना कम कर देता था, एग्जाम के लिए सिर्फ 1 पेज का नोट बनाता था कि जिसमें जो हाँ एक बार एकदम देख लेना कि 5-10 मिनट में कंप्लीट हो जा सके। कभी भी तैयारी परीक्षा देने वाले बच्चे की पूरी हो गई है उसको ये एहसास नहीं होगा, वो टॉप भी कर जाएगा तो उसको ये एहसास नहीं होगा। इसलिए कभी मत सोचना कि मेरी पूरी तैयारी जिस दिन होगी उस दिन मैं एग्जाम निकालूंगा। आप बेहतर करते चले जाओ, एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस मतलब उस वही पूरी तैयारी थी, है ना।
Yes. टेस्ट सीरीज के बारे में बताओ, टेस्ट देना रिपीटेड कितना जरूरी है, भागते हैं टेस्ट से? टेस्ट मैं देखता हूँ, मतलब उस टाइम भी टेस्ट लोग, मतलब कई लोग नाम गलत कर देते थे, रैंक पीछे आएगा। टेस्ट से मत भागो, टेस्ट आपको परीक्षा लेगा। जब मैं ज्वाइन किया था तो 2020 में पास आउट तो नहीं हुआ था, वो वाले मतलब 2020 वाले SCS में, लेकिन मैं फिर भी टेस्ट लिया था क्योंकि मेरे को करना ही था, मतलब मेन टारगेट यही था। यही तो मतलब उसमें हो जाएगा ऐसा करके, तो टेस्ट सीरीज में उसमें पूरा दिया था। लॉकडाउन के कारण कुछ कुछ टेस्ट छूट गया था, लेकिन मेरे उसका टेस्ट पूरे दिए थे। तो जब एग्जाम मैंने दिया, पास आउट तो नहीं हुआ था, लेकिन मैम को पूछा कि हम भर सकते हैं क्या फॉर्म, ऐसा करके पास आउट नहीं हुए। फिर भी वो वाला SCS में तो वो हुआ। फिर उसके बाद जैसे हमारा JEE का आया तो मैं टेस्ट बिल्कुल देने आता था। टेस्ट शुरू में तो रैंक कम आते थे, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो के जितना आप टेस्ट दोगे ना तो आपका उतना बेनिफिशियल रहेगा। और क्या बोलते हैं, आपको सिलेक्शन वही क्वेश्चन दिलाएंगे जो एकदम छोटे छोटे हैं, जिसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बड़े क्वेश्चन तो आपको रैंक दिलाएंगे, छोटे क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, बाहर होने से बचाएंगे। तो टेस्ट जितना दोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद होते जाएंगे। हाँ मतलब हाँ ऐसा होता है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ जाते हैं। आप तैयारी अच्छे से किए रहोगे। नोटिफिकेशन के पहले की तैयारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोटिफिकेशन के बाद की तैयारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब क्या है प्रोसेस में, अभी जैसे आप देख रहे हो तो अभी नोटिफिकेशन इनका बिल्कुल आ ही चुका है मानिए, बट उसके पास सिलेबस नहीं है, डेट तो आ चुका है, फिर भी वो जागृति नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो ये जो मसल पावर गेन करता है आदमी, जो ताकत गेन करता है तैयारी एग्जाम को निकालने का, ये प्रोसेस में होता है कि अचानक से कोई सक्सेस पा जाएगा? अचानक से तो कुछ नहीं होगा, मतलब तैयारी नोटिफिकेशन के पहले ना अच्छे से एकदम तैयारी हो जाना चाहिए। मतलब धीरे धीरे धीरे, सर बोलते थे ना, धीरे धीरे मन भरा धीरे धीरे हो, धीरे धीरे मन भरा धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। बस वही है, धीरे धीरे आप, मतलब ये सिर्फ तैयारी के नहीं, कुछ भी चीज में धीरे धीरे आप बस निरंतर करते रहो। निरंतर करते रहोगे ना तो रास्ता अपने आप आगे दिखते जाएगा। कुछ भी चीज में हो, मतलब ज्यादा आगे का नहीं सोचना है, जहाँ पे जिस पॉइंट पे अभी हो उस पॉइंट के लिए। तो वही है कि धीरे धीरे बस लगे रहना है, ज्यादा एकदम वो आगे तक का नहीं सोचना है। तो जितना जिस पॉइंट पे हो तैयारी कर रहे हो, एक सब्जेक्ट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, फिर रिपीटेड साइकिल में करते रहो, तो फिर एक टाइम के बाद ना आप खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस आएगा ना तो फिर एग्जाम अपने आप निकलना चालू होगा। एक एग्जाम निकलेगा, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा। हाँ ये भी है, जब नहीं निकलता है तो नहीं निकलता है, निकलता है तो बैक टू बैक एग्जाम क्या होते हैं, क्रैक होते हैं। ठीक है, तो अब वो दौर आ गया बैक टू बैक का, बशर्ते आप तैयारी कितना करके रखे हैं। वो आपकी तरफ से सवाल है कुछ, एनी क्वेश्चंस? देखो इनके पास तो कोई सवाल भी नहीं रहता है ना, पूछा करो, कुछ कुछ पूछा करो, कौतूहल मन का मत दबाओ, पूछो। मैं टेक्निकल में आया था तो उधर सेकंड लास्ट में बैठ रहा था, लेकिन लकी सीट कहाँ पर है? तो सेकंड लास्ट, इस रो के सेकंड लास्ट में। जब GS का आया तो वो सिलेंडर के नीचे बैठता था। वही पे बस तैयारी हो गया। मैं कुछ कुछ चेहरे तो देखे लग रहा है, मेरे बैच के कुछ कुछ थे, फेसबुक में देखते रहता हूँ, सर डालते रहते हैं पोस्ट ना, तो टेस्ट का रैंक वैंक देखते रहते हैं। हाँ वो रिपीटेड वही लोग दिखते रहते हैं। बाकी कनेक्टेड सर के लेक्चर कुछ कुछ डलते रहते हैं, तो देखते रहते हैं। क्या है, अब वो लिंक वो करके रखे थे उस टाइम, क्या बोलते हैं, पिन, तो पहला ही मैसेज आता है फेसबुक, पानी सर का कुछ भी आता है तो दिख जाता है, तो देखते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ जो भी आते रहता है। मतलब ये वो गाइडिंग लाइट है जो आपके सामने आपकी क्लास में बैठ करके पढ़ के सेलेक्ट हुए, ठीक है, तो आप भी सेलेक्ट हो सकते हो। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी सेलेक्ट नहीं होता, एक ऑर्डिनरी छात्र ही सेलेक्ट होता है जो लगातार मेहनत करता रहता है। ठीक, सवाल पूछिए, नहीं तो मैं पूछता हूँ। हाँ पूछो कुछ। जोर से बोलो, जोर से सब सुनेंगे। अभी जो है टेक्निकल एंड नॉन टेक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। है, हमें कोई सा भी एग्जाम क्रैक करना है। हाँ जैसा आपने भी जस्ट हमें सजेस्ट किया कि बैलेंस बनाना है, इट इज गुड, बट हमें प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि हम टेक्निकल क्रैक कर रहे हैं, टाइम उतना ही है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम उनको बैलेंसली हैंडल कर। टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो आपके पास दिन में सबके पास 24 घंटा है ना, तो सबसे अच्छा आदत तो यह है कि आप मतलब मॉर्निंग उठने की आदत बनाइए। मॉर्निंग अगर उठेंगे ना तो एक सुबह से एक टाइम आपका जो भी अच्छा लगता है 9 बजे तक 9:30 बजे तक आप पढ़ लीजिए, है ना। एक टाइम मतलब जो 3 से 4 घंटे का, उसमें GS पढ़ लिया, टेक्निकल पढ़ लीजिए। दोपहर में आपको मान लो तैयार हो, मतलब जो भी तैयारी हो, 11 से 2 बजे तक आप उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। फिर शाम को फिर सबके समय रहेगा, 2 बजे तक पढ़े, फिर रेस्ट लिए, 3 से 6 बजे तक, मतलब 3-3 घंटे का 9 घंटा हो गया। इफेक्टिव उसमें देखोगे तो 6 घंटा निकलेगा, 9 घंटा बैठोगे, लेकिन
तो 3 स्लॉट है आपके पास, है ना, तो उसमें आप बैलेंस कर लीजिए, 2 स्लॉट टेक्निकल पढ़िए और जीएस 1 स्लॉट में पढ़ लोगे ना उतना सफिशिएंट है। क्या जीएस सर पहले ही पढ़ाए रहते हैं तो उसको बस रिवीजन करने की जरूरत रहता है। तो जीएस में आपको एक बार पढ़ोगे ना तो कहानी जैसे ही रहता है मोस्ट ऑफ द चीज, तो उतना दिक्कत नहीं होता जीएस में। तो टेक्निकल को 2 स्लॉट पढ़ लीजिए, 1 स्लॉट जो भी तीनों स्लॉट में कोई भी 1 स्लॉट आप जीएस को पढ़े, बाकी 2 स्लॉट टेक्निकल का। जीएस लोड नहीं है, ये बात आप याद रखना। जीएस एंटरटेनमेंट है, जो उसको जीएस को लोड के जैसा लगे लेगा उसको वो अंत तक लोड लगेगा और वो बाहर होने का कारण बनेगा। आपको जीएस को अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए रखना है कि जब मैं टेक्निकल में थक जाऊं तो मैं जीएस का कोई आर्टिकल पलटा लूं, आर्टिकल 1 से लेकर के 51 तक याद कर लूं, या मेरे क्लास में जो पढ़ाया गया। पहली बात तो क्लास करना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइनिंग वाली बात है। क्लास आपके 6 घंटे के काम को 2-2.5 घंटे में निपटा देता है। एक बच्चा जो क्लास के बाहर बैठा है अगर पूरा ईमानदारी से भी एफर्ट करेगा तो हम लोग जो 3 घंटे में पढ़ाते हैं उसको पढ़ने में 6 घंटा लगेगा, और शायद वो भटकाव वाला पढ़ाई होगा। कंसोलिडेशन एक वर्ड होता है, कंसोलिडेशन समझते हो? कंसोलिडेट जैसे आप लोग वो करते हैं ना सड़क कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन जो है वो कंसोलिडेशन है कि आप जो कमियां हैं, जो वॉइड्स हैं, उनको आप निकाल दो, कंकड़ पत्थर बाहर निकाल के फेंको। क्लास वो काम करता है, कॉम्पैक्ट आपको तैयारी देता है। ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग नहीं करेगा तो वो तैयारी नहीं कर सकता, वो सेलेक्ट नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके तैयारी में भटकाव के चांसेस होंगे। तो पहला बात तो यहाँ से शुरू होता है कि आपको क्लास करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक हो। और नॉन टेक का अगर क्लास करते हैं तो मैं शाम को क्लास में बोलता हूँ कि आपको पढ़ना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप जा करके एफटी बनाओ आधा घंटा या सवाल बनाओ, बाकी हमारे कंधों पे छोड़ दो कि हम जो बोल रहे हैं वो एग्जाम में आपको मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि बहुत उम्मीद नहीं कर सकता ना मैं कि आप 3 घंटा सुबह भी क्लास अटेंड करो, 3 घंटा शाम भी अटेंड करो और उसके बाद 6 घंटा पढ़ो। आप 3 घंटा ही पढ़ पाओगे, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 3 घंटा आप टेक पढ़ो, शाम को क्लास के बाद नॉन टेक का जस्ट गो थ्रू कर लो कि क्या क्या पढ़ाया गया है। नहीं तो संडे टू संडे आप जिस दिन आपको छुट्टी मिलती है या कभी क्लास ऑफ हो जाता है, गो थ्रू एमसीक्यूज, है ना, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर बनाना बहुत जरूरी है, मतलब आपको अनसॉल्व्ड बनाना, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम का। छत्तीसगढ़ का, इंडिया का, दोनों का क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। रीजनिंग किस किताब से पढ़ूं, किताब इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी किसी भी चीज में किताब इंपॉर्टेंट ना होकर के सवाल का सेट तुम्हारे लिए बड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट है। वी आर गिविंग यू कंसेप्ट, और कंसेप्ट देने के बाद में अगर आप सोचोगे कि यहाँ ये कंसेप्ट को पढ़ लिया हूँ, कोई नया मटेरियल खोजता हूँ, कोई नई किताब खोजता हूँ, तो ये आप अपनी तैयारी को और मिसगाइड कर रहे हो। क्योंकि हम तो पूरा मेहनत कर रहे हैं ना, मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश पीएससी का भी पेपर होगा तो वो हमारी जिम्मेदारी कि हम क्लास में उसको करवाते हैं। जो बच्चा ईमानदारी से क्लास करता है उसको पता है, जो नहीं आएगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आप क्लास चालू कर दो ईमानदारी से, ठीक। और सवाल है बेटा किसी का क्वेश्चन? करंट अफेयर पढ़ना उससे जीएस इजी हो जाता है। करंट अफेयर पढ़ोगे ना, हम लोग क्लास में आजकल पढ़ाते हैं तो आपका स्टैटिक जीके उससे स्ट्रांग होता है। करंट अफेयर पढ़ोगे तो उसमें चीजें, मतलब मैं 1 साल डेली करंट अफेयर डेली पढ़ता था, एक दिन रेस्ट हो जाता था उसको पिछले दिन जाके पढ़ता था। करंट अफेयर पढ़ोगे ना तो आपका स्टैटिक जीके स्ट्रांग होता जाएगा। करंट अफेयर में चीजें बार बार कुछ ना कुछ रिपीटेड होते जाता है, तो उससे आपका स्टैटिक जीके स्ट्रांग होगा। दीपांशु वो बैच से हैं जब मैं इंडिया छत्तीसगढ़ ही पढ़ाता था, मैं ही पढ़ाता था, मतलब एप्टीट्यूड नहीं पढ़ाया जाता था क्लास में, नहीं करंट अफेयर नहीं पढ़ाया जाता था, कंप्यूटर में ही पढ़ाया जाता था, वो सारी चीजें। ये बोर्ड, वो व्हाइट बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड था उस समय, ये बोर्ड नहीं था, तुम लोग व्हाइट बोर्ड में पढ़े हो ना, ठीक। तो मतलब अब चीजें ज्यादा पढ़ाई जा रही हैं, तो वो ज्यादा के नाम से भागना नहीं है। क्या करें, देखो एग्जामिनर आपका काम बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे इनका बैच, जो पहला बैच था जिसने कि कंप्यूटर का एग्जाम दिया टेक्निकल में, ठीक, और वो बहुत अजीब सा आया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उससे भागते फिरें। सवाल चाहे वो 100-50 का कॉम्बिनेशन डाले, चाहे 100, 80 और 20 का डाले, एग्जाम का एक एक सवाल आपके लिए सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 0.25% आपको आगे लेके जा सकता है, आपको पीछे लेके जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे सिलेक्शन नहीं होता है तो निराशा आती है ना, तो उसके लिए समझाओ कि कैसे इनको मतलब अपने तैयारी को रीस्टार्ट करना, क्योंकि इनके साथ अभी होगा 118 पोस्ट का पेपर, ये लोग देंगे कब, 27 अप्रैल को। उसके बाद फिर पीडब्ल्यूडी और पीएचई जो है वो जुलाई में है, तो काफी स्कैटर कर दिया इनके एग्जाम को। तो ये कभी मन में इनके हताशा आएगी, निराशा आएगी, इनको समझाओ कि बार बार लगे रहना इस चीज को लेकर। एग्जाम अभी जेई का तो मैं देख रहा हूँ नोटिफिकेशन आया हुआ है 3 अलग अलग डिपार्टमेंट का। तो पहले तो क्या बोलते हैं अप्रैल में ना पहला पेपर, तो 27 इसमें तीनों एग्जाम में मेरे को ऐसा लगता है कि जो तैयारी करेगा ना
तो उसमें सिलेक्शन तीनों में ही होगा किसी न किसी का, तो मतलब रिजल्ट आगे पीछे रहेगा वो अलग बात है। तो आपको तैयारी बस करते रहना है। क्या है, किसी का नहीं होगा तो थोड़ा सा लगता है कि मेरा नहीं हुआ। मतलब हम लोग, मैं तो पहला एग्जाम दिया था CSCB का, उसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं था तो नहीं हुआ, तो उसमें उतना वो नहीं था। लेकिन उसके जस्ट बाद JEE का आ गया था, तो हम लोग फिर से तैयारी में लग गए थे। तैयारी नहीं छोड़ना है, मतलब एक एग्जाम में हुआ ना हुआ उसको भूल जाओ, उसके तैयारी में लगे रहो निरंतर, तो वो एक टाइम के बाद धीरे 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 वो हो ही जाएगा सिलेक्शन। तो क्वेश्चन बच्चों की तरफ से सवाल कोई है? बस ज्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना, एकदम रिलैक्स रह के, मतलब रिलैक्स मतलब यानी कि एकदम ही रिलैक्स हो जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब अपना जितना पढ़ना है लिमिट, एकदम ज्यादा भी नहीं। एक लिमिट पढ़ने के बाद आप उसको जितना टाइम बच रहा है उसमें थोड़ा सा रिलैक्स करते हो। जो आपका हॉबी है, हॉबी करना, एक चीज अपना जो मतलब इंटरटेनमेंट है ना उसको छोड़ना मत। क्या मैं एक टाइम ऐसा था कि मतलब कुछ ना कुछ करता ही था, मतलब मेरा खेलने का आदत बहुत अच्छा है, तो मैं मतलब जहाँ भी टाइम मिलता बिल्कुल खेलता। क्या है, जब दिमाग सही नहीं चलते रहता ना, तो अब जो आपका हॉबी है ना वो करोगे ना तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। तो अपना हॉबी जो भी चीज़ है वो कुछ भी हो सकता है, तो पढ़ाई के दौरान उसको थोड़ा थोड़ा करते रहना। क्या है, उससे थोड़ा सा आपको बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, क्या बहुत बड़ा बड़ा कॉलेज से लोग सेलेक्ट होते हैं या कॉलेज वगैरह मैटर नहीं करता, तैयारी में जो ईमानदार रहेगा वो सेलेक्ट होगा? कॉलेज उतना मैटर नहीं करता। मतलब मैं तो ये शंकराचार्य भिलाई से ही हूँ। मतलब मैं कॉलेज मतलब नॉर्मल था, मतलब एक बैक भी लग गया था मेरा तो फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद तैयारी में मतलब चौथा सेमेस्टर में मेरा बैक लगा ना, उसके बाद थोड़ा सा तैयारी अच्छा करना चालू कर दिया। मतलब नॉर्मल जो तैयारी था मेरा, वो मतलब मेरा जो दोस्त है वो सेलेक्ट हो गया, पॉली डिप्लोमा वाला है, उसके टच में रहता था। डिप्लोमा वाले के पास मतलब जो क्या बोलते हैं फील्ड नॉलेज होता है ना, वो हम लोग से ज़्यादा रहता है। तो मेरा दोस्त है वो भाटापारा में भी सब इंजीनियर है, तो उससे टच में रहता था। उसके टच में रह के मतलब तैयारी उसके हम लोग एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करते रहते। तो एक दूसरे से मतलब सर्कल अच्छा रहना चाहिए, आपका ग्रुप अच्छा रहना चाहिए। हम लोग साथ में रहते तो तैयारी करते करते सेलेक्ट हो गए। डिप्लोमा वालों का क्या अच्छा रहता है बोल रहे हैं, समझो उस बात को। जैसे अगर इंजीनियरिंग वालों के लिए मॉस RCC ये सब इजी या ठीक ठाक पड़ता है, तो डिप्लोमा करके जो बच्चे आ रहते हैं उनका बिल्डिंग मटेरियल, इन सब एस्टिमेट कॉस्टिंग, ये सब के ऊपर ग्रिप जो है वो काफी अच्छा रहता है ना। और कई चीजें उनको अलग तरीके से जो डिप्लोमा में पढ़ाई जाती है वो इंजीनियरिंग में थोड़ा उस कम तरीके का आउटलुक कई सब्जेक्ट के प्रति नहीं रहता है, और वो हेल्प करता है JEE के एग्जाम में, काफी ज्यादा हेल्प करता है JEE के एग्जाम। JEE में वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, न्यूमेरिकल भी रहेंगे तो वो गेज लेता था 5.6 अंडर रूट ए इस टाइप का रहेगा, तो अल्फा मतलब एरिया का वैल्यू डालोगे तो आ जाएगा वन लाइनर डायरेक्ट। तो JEE में पिछला SES में भी बहुत सारा आया था उससे। हाँ, SES में भी बहुत सारा है। SES में तो GS पेपर देख के तो हालत खराब हो गया था। पहला पेपर दिया हम लोग, BIT कॉलेज में था, पानी गिर रहा था, तो सेकंड हाफ में गया तो आधा क्लास खाली हो गया था। अरे कहाँ चले गए, तो आधे लोग तो पेपर ही देने नहीं आए थे सेकंड हाफ में। फिर दिए, मतलब टेक्निकल अच्छा बन गया तो थोड़ा सा था, लेकिन पता नहीं था कि पेपर GS का बहुत खतरनाक हो गया था। मेरा तो 9 बस FT बना था 50 में, तो बाकी तो फिर तुक्का मार दिया था पूरा। बहुत कठिन पेपर, बहुत मतलब उसमें छोड़ दिया था। फिर हम लोग पोस्टिंग हो गया तो मैं देवभोग में था, तो बीच में से आया सुबह 5 बजे, मेरा दोस्त उठा के बोलता है कि देख तो ऐसा करके। तो मैं ऐसे देखा तो रोल नंबर की जगह ना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया मैं। तो अरे यार नहीं हूँ यार। फिर देखा एक भी मैच आसपास मैच नहीं खा रहा है, फिर रोल नंबर डाला तो हो गया ना। तो 5 बजे उठ के नाच रहे थे घर। अरे हो गया ऐसा करके, मतलब उम्मीद नहीं था ना, मतलब पेपर ऐसा था कि मतलब होने का था, बट होगा कि नहीं होगा ऐसा था। तो आया तो फिर सुबह से उठ के थोड़ा पढ़ता था, फिर कुछ काम रहता था तो साइड पे जाते थे, फिर ऐसा कर करके तैयारी हुई। इंटरव्यू आया, इंटरव्यू का तैयारी पूरा ऑनलाइन हुआ है? ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन ही करते थे, मैम पढ़ाती थी। इंटरव्यू भी मतलब देखो, आपको हॉबी जो रहेगा, मेरा हॉबी क्रिकेट है, लास्ट में मैंने क्रिकेट डाला था और मेरा इंटरव्यू पूरा क्रिकेट में चला है। मतलब वहाँ गया मैं, पहले नाम पूछे दीपांशु, तो दीप का अंशु ऐसा बोला, फिर उसमें दीप तेले, दिया जलाना, सूर्य को रोशनी दिखाना, ऐसा से पूछे। फिर कुछ क्या बोलते हैं इंटरनेशनल चले गए, तो फिर थोड़ा सा नहीं बता पाया था। मैं क्रिकेट डाला था, लास्ट में डाला था, मतलब यहाँ से फॉर्म भर के गया था ना तो नहीं डाला था। फिर क्या हुआ अंदर से क्या आया नहीं पता, जैसे सबमिट करने वाला था ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस समय ना नया 6 ठोक निकाला और उसमें क्रिकेट भर दिया, और मेरा पूरा क्रिकेट में चला। मतलब क्रिकेट मतलब इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को, मैं कुछ भी बता सकता हूँ ऐसे करके। तो मैं बॉल का डायमीटर, उस वेट, बैट का साइज, ये सब मेरे को पूछा, मैं बताया भी। मतलब मैं बॉल का मतलब वुमेन का बॉल का साइज अलग रहता है और मेंस का अलग रहता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं सीम, वेट ग्राम में अलग अलग रहता है। क्रिकेट का साइज मतलब क्रिकेट वाइट बॉल है तो सामने कौन सी स्क्रीन रहेगा, पिंक बॉल है तो कौन सी स्क्रीन रहेगा। मतलब वो लोग क्वेश्चन कर रहे थे मेरे से उस समय,
मतलब क्रिकेट ही खेल के आऊँ ऐसा लग रहा था वहाँ पे इंटरव्यू में। मतलब उन लोगों को भी मजा आ रहा था, अलग अलग आंसर दे रहे थे ना, तो वो लोग भी मतलब पिंक बॉल किसी क्यों लेते हैं, रेड बॉल मतलब डे नाइट में पिंक बॉल, व्हाइट बॉल का क्या एडवांटेज है। तो फिर उन लोग रायपुर में कौन कौन सा मैच हुआ इंटरनेशनल का, फिर उस समय हॉबी में ही मतलब बचा लिया मेरे को। अच्छा मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा बिगड़ गया था, लेकिन हॉबी में डाला था ना, फिर बाद में सोचा अच्छा हो गया हॉबी डाल दिया। तो हॉबी मतलब आपको रहे ना दैट कॉन्फिडेंस तो डाल देना एकदम, मतलब कुछ भी होगा थोड़ा बहुत गड़बड़ेगा लेकिन आप बना लोगे। करंट अफेयर भी उस दिन पढ़ के गया था, तो ग्राउंड वाटर वाला कुछ था रायपुर में, ग्राउंड वाटर नीचे हो रहा है, तो जिस दिन का इंटरव्यू रहेगा उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ के जाना। तो वो भी पूछ लिया था मेरे को, आज के न्यूज़पेपर से कुछ था, तो उस दिन के न्यूज़पेपर में ग्राउंड वाटर रिलेटेड कुछ था तो बताया था। दीपांशु की इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत अच्छी थी। मतलब इस बार जब वो इंटरव्यू देने आए तो जैसे ही पैनल में एंटर किए, मॉक जब हम लोग लेते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि नहीं मैं इस बार सेलेक्ट होके ही रहूंगा। मतलब आप अभी इनका बता रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देख रहे हैं कि वहाँ पर पूछा हॉबी पे, पर टेक्निकल हम लोग तो टेक्निकल लिए थे, काफ़ी कुछ टेक्निकल था, सर लोग नॉन टेक्निकल लिए थे, हॉबी पे था, पर टेक्निकल के जवाब भी इतने सिस्टमेटिक तरीके से दिए थे उन्होंने मॉक में कि मैं और सर तो कॉन्फिडेंट थे। अलग झलक रहा था कॉन्फिडेंस, वो अलग झलक। कॉन्फिडेंस आपका दिख रहा था। जब आप तैयारी में रहते हैं, तैयारी करते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन आता है, और फेस से, फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, वे ऑफ जो आप रिप्लाई कर रहे हैं, वो हर चीज बता रहा था कि नहीं ये सेलेक्ट होने वाला कैंडिडेट है, इस पोस्ट के लिए ये मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट है। तो वो देखते ही साथ समझ में आ गया। तो एक आपकी तैयारी जो है, अभी जो थ्योरेटिकल तैयारी कर रहे हैं, ये आपको रिटर्न एग्जाम तो निकालेगी, साथ साथ में यही रिफ्लेक्शन कहाँ लेके जाएगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू का कोई अलग से तैयारी नहीं होता, हम सिर्फ उसको ब्रशअप करवाते हैं कि क्या क्या चीजें कंसोलिडेटेड फॉर्म पे, और वो तैयारी वो मॉक जितना भी चला है ऑनलाइन, वो सब क्लास अटेंड किया है, कभी भी क्लास होल्ड नहीं किया उसमें भी। तो ये बहुत अच्छा कैंडिडेट रहा, और लास्ट में बैठता था, लास्ट सेकेंड पे, और मेरे को याद नहीं है कि पिछले जितने भी साल इन्होंने क्लास किए कभी मेरे पास डाउट लेके आया था। दीपांशु कभी भी अपने टीचर के ऊपर डाउट नहीं किया। कोई अगर कहीं पर कंफ्यूजन भी रहा तो उसको मेरे हिसाब से अपने सब शॉर्ट आउट करने का ट्राई किया। एक्सट्रीम एक दो बार मैं देखी हूँ, बट बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में कंफ्यूजन लेके कभी तैयारी नहीं किया। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना। आप अगर टीचर पे डाउट करोगे, अपनी तैयारी पे डाउट करोगे, तो फिर सेलेक्ट नहीं होगा। खुद पे भरोसा, हम पे भरोसा, और एग्जाम के प्रति डिसिप्लिन। डेली पढ़ना, जितना एक लिमिट हो गया उसके बाद आपको जो करना है करिए। डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। आर्मी मतलब मेरे को आर्मी में वो था इंटरेस्ट, मतलब मेरा एसएसबी इंटरव्यू हुआ था भोपाल में इलेक्ट्रिक अकेडमी में। तो आर्मी का सबसे अच्छा चीज़ है कि उन लोगों का डिसिप्लिन बहुत रहता है। एनसीसी में जो रहे जा रहे हो, एक की गलती सबकी गलती होता है ना, तो उसमें एक गलती करेगा तो सबको मार पड़ती है, 30 रहेंगे तो 30 को मार पड़ती है ना। एक गलती करेगा तो आप इतना डिसिप्लिन रहो कि तैयारी ऐसे करो कि आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। अंदर से मतलब तैयारी करते जाओगे ना तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस आते जाएगा, हाँ मेरा होगा। शुरू में लगेगा कि अरे यार इतने सारे लोग हैं, मतलब 15-20 हज़ार फॉर्म भराते हैं ना, तो उसको देखना ही नहीं। अभी मतलब टोटल मिला 304 पोस्ट हो रहे हैं ना, सब मिला के, तो एक पोस्ट लेना, 302 पोस्ट, 303 पोस्ट किसका नहीं पता, एक पोस्ट मेरा ऐसा लेके चलना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई प्रश्न? और कुछ पढ़ाई अच्छे से करो, नहीं तो हम लोग दोस्त लोग बोलते हैं दही कांदा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो फिर समापन करते हैं इंटरव्यू का। आपके मन में कोई सवाल नहीं है ना? नहीं, ठीक है। इनके सारे सवालों का समाधान आज आप कर दिए। बहुत दूर से आए हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। घर इनका धमतरी है, आए हैं सरगुजा से, और यहाँ आकर के आपको समय दिए, तो आप सबकी तरफ से, संस्थान की तरफ से मैं दीपांशु का बहुत बहुत, अभी सही नाम बोला ना? हाँ, दीपांशु ही बोला था यार मैं शुरू में। दीपांशु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर छात्र एक कारण से याद रहता है, तो ये कारण, इसका स्माइल जो है ये मेरे को हमेशा याद आता है। वो वहाँ स्लोप में तुम लोग गाड़ी लगाते थे, हंसते हंसते जाता था, हंसते हंसते वापस गाड़ी निकाल के चला जाता था। तो इंटरव्यू में मैं इसको एक चीज बोला था, स्माइल करते रहना, ठीक? वो नंबर दिलाएगा अच्छे से, ठीक? स्माइल जरूरी। तो आपका मेहनत आपको आगे लेके जाता है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज दीपांशु, ठीक? तालियों के साथ एक बार